कार्तिक, कोई डाउट है? गुड आफ्टरनून। कोई डाउट है प्रीवियस क्लास में? सर पक्का? सर एक मिनट, मैं देखता हूँ। नोट्स रिवाइज किए हैं क्या? सर पिछले क्लास के नहीं किए, ये कल बताओ। के। नोट्स डेली रिवाइज करने हैं। सर वो लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझा ठीक से। हाँ, तो तुमने अभी नोट्स रिवाइज किए ही नहीं पूरे अच्छे से, तो बताओ। तूने नोट्स ही रिवाइज नहीं किए तो उसको समझने का टाइम तो दिया ही नहीं तूने, फिर क्या? ऐसे टॉपिक लगा भैया, हाँ ये नहीं समझा, ऐसे तो नहीं होता ना। सर उसको मैथ का एंड फिजिक्स का होमवर्क था ना। अरे तो तीनों सब्जेक्ट इक्वली मैनेज करो। टाइम टाइम मैनेजमेंट इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। एंड सर कल हमने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था, कौन सा? वो अनायन आयन कटायन का रेशियो। हाँ, सर उसमें एफ एंड आई, उसका मतलब उसकी वैल्यू किसकी बड़ी वो कैसे पहचाना हमने? सेम ग्रुप सर के उसके एलिमेंट है ऑप्शन ना। बताता हूँ मैं। एल आई एफ, एन ए एफ, सी एस आई, सी एस एफ। हाँ, तो उसमें तुम बोल रहा है कि एफ माइनस में और आई माइनस में सर कैसे हमको पहचाना? सर हमको लोएस्ट लोएस्ट रेशियो चाहिए था ना, फिर आनायन का कम चाहिए था, कटायन का ज्यादा चाहिए था। हाँ, सर फिर एफ का एंड आई का इस दोनों में किसका बड़ा है वो कैसे पहचाना हमने? सेम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है? बड़ी। बड़ी। तो एफ और आई कौन से ग्रुप में है? हाँ गॉट इट सर, हाँ। ओके। और कोई? थैंक यू सर। नहीं। और किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट है पुराना किसी भी, कोई डीपीपी का कोई क्वेश्चन का, कोई कंसेप्ट में, तो पूछ लीजिए। तुमने पूछा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था कि जब हम 3D से 5D के 4D में जाते हैं, 4D से जब 5D सीरीज में आते हैं, जब 3D से 4D में जाते हैं और 4D से 5D सीरीज के अंदर जाते हैं, तो 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होने से पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होते हैं? 4f के अंदर, राइट। और तुम्हारे पास f के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से तुम्हारे पास इनका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो हमको जो साइज में इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। इसकी वजह से 4D एंड 5D का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। और ये जो तुम्हारे पास इफेक्ट होता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शंस एंड ऑल थिंग्स हम लोगों ने सारी की सारी चीजें कर ली थी। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए थे, राइट। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक।
चलिए, तो हम हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो आयनाइजेशन एनर्जी। पक्का ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? सब लोग बहुत लेट आते हैं। चलिए, अब ये बताइए बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सा रेडियस कहाँ यूज होता है? फिर नहीं बेटा, आप नहीं बता सकते। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, बार बार नहीं रिपीट कर सकता। एक एक की चीज आप नोट्स रिवाइज करिए, नोट्स के अंदर मिल जाएगा। बताया मैंने वंडर वॉल रेडियस कहाँ पे यूज करते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहाँ है, तुम्हारे पास मेटेलिक रेडियस किन के लिए है, आयनिक रेडियस किन के लिए है, मैंने एक एक चीज लिखवाई है। चलिए देखिए, बिल्कुल जो श्रेयस ने आंसर दिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, देखिए क्या होता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, मान लीजिए ये कोई एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, बराबर है। ओके, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है बेटा? टेल मी फास्ट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव, सॉरी, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ओके, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, है कि नहीं? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कितना प्रेजेंट है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से लगा सकते हैं। इन दोनों के बीच में, ये इसके ऊपर कुछ चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब मेरे को अगर इस इलेक्ट्रॉन को, सबसे जो दूर में इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर? आपके पास वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। सबसे दूर में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? तो अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को एटम के अंदर से निकालना है, क्या अगर इस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं? क्या उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम के अंदर से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से, क्या गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे दूर में इलेक्ट्रॉन होता है, समझे कि नहीं? उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब कोई बोले सर आइसोलेटेड का मतलब क्या है? क्या आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है कि किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, किसी और के साथ क्या है, तुम्हारे पास बॉन्डिंग की कंडीशन में नहीं है। तो ये होता है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, defined as the minimum amount, defined as the minimum amount of energy, minimum amount of energy,
minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से जो तुम्हारा मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। बताया है क्या मैंने पहले कभी? आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब एक ही चीज के नाम है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास तुम्हारा आयनाइजेशन एंड तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि तुम्हारे पास, जैसे मानिए मेरे पास ये कोई, मान लीजिए कोई एलिमेंट है m, क्या मान लीजिए मेरे पास ये कोई एलिमेंट है m, इसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या बनेगा, m प्लस बनेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या बनेगा, m प्लस, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर मान लीजिए मैंने इसके अंदर से m प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा आपके पास, m2 प्लस, साथ में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूं कि अब किस में से निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, m2 प्लस के अंदर से, तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, m3 प्लस बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? ध्यान से देखिए, जब मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी, क्या पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये जो एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1, IE1। आयनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्ट में किस में लिखेंगे, IE, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल को IP। ओके, तो ये क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 1 ये टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लग रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या वर्ड यूज किया, आयनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, देन यहां पर क्या है, इस एटम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो किसके अंदर से हुआ, m प्लस के अंदर से। 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर अभी आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो उसको निकालने के लिए जो आपको एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, IE2। जैसे डेल्टा H मैंने लिखा, डेल्टा H यहाँ पर किसके बराबर है, डेल्टा H इज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक, आप पढ़े हैं क्लास 10th के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखो, ये तुम्हारे पास पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगा इस रिएक्शन में, उसको हमने बोल दिया IE1, इसको हमने बोला IE2। थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बताइए। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या टर्म देंगे, IE3। राइट, बिल्कुल सही, आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक, अब कोई बोलेगा सर हीट ऑफ रिएक्शन, बेटा हीट ऑफ रिएक्शन होता है तुम्हारे पास, ये जो वैल्यू है कितना एनर्जी लगा, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एक्सचेंज में। इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने का, रिमूव करने का जो प्रोसेस है, इसमें एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ा कि आपको एनर्जी मिला। एक होता है कि रिएक्शन से हीट निकलती है और एक होता है रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है। तो हमारे पास जो डेल्टा H है वो दो तरह का वैल्यू हो सकता है। जो डेल्टा H है उसकी वैल्यूज दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकता है क्या, पॉजिटिव हो सकता है,
और एक डेल्टा एच आपके पास क्या हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीट इज, या फिर हीट इज गिवन, या फिर मैं बोलूं एनर्जी इज गिवन। ये कब होगा पॉजिटिव, जब आप एनर्जी दोगे ऐसे प्रोसेस के लिए। और नेगेटिव कब होगा, जब हीट इज रिलीज्ड, जब आपका किसी रिएक्शन से हीट रिलीज होगा, हीट इज रिलीज्ड। ओके, तो ये बताइए जिनके लिए तुम्हारे पास डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है वो कैसे प्रोसेस होते हैं। जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है वो कैसे प्रोसेस होते हैं। बताइए वो कैसे प्रोसेस होते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बिल्कुल सही बात, एंडोथर्मिक। आपने वर्ड तो सुना होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब आपको अगर बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़े। एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है। बिल्कुल। एंडोथर्मिक वर्ड हम कब यूज करते हैं कि अगर आपको बाहर से हीट देनी पड़े, बराबर है कि नहीं, किसी चीज को करवाने के लिए, तब वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, और जब आपको अगर हीट मिले या फिर बोले कि रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है, तब आपके पास जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वो कैसा प्रोसेस होगा आपका, एक एंडोथर्मिक। वो आपका कैसा प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जिनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है वो आपके कैसे प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक। वो कैसे प्रोसेस होते हैं आपके, एक्सोथर्मिक। अब ये बताइए, जो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन है, दैट इज, आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर कोई एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। किस टाइप का प्रोसेस है आपके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का, आयनाइजेशन, और तुम्हारे पास किस टाइप का प्रोसेस है। हाउ एक्सोथर्मिक, टेल मी, those who answered exothermic, tell me why and how. कार्तिक, you tell me, exothermic मतलब, exothermic means, हीट इज, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उससे डेल्टा एच का क्या फर्क पड़ रहा है। कार्तिक टेल मी, मैंने, आपने लिखा हीट रिलीज, हाउ हीट इज रिलीज्ड। हमने जो डेफिनेशन लिखा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, तो आपको मैंने वो जो वर्ड ही यूज किया कि तुम्हारे पास एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ये जो वैल्यू है आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इसका मतलब जो डेल्टा एच है वो कैसा है, पॉजिटिव है। सृष्टि गायकवाड़, दिस इज नेगेटिव एनर्जी, रॉन्ग।
इलेक्ट्रॉन रिलीज तो नहीं, ऐसे गलत तुम कंसेप्ट समझ रहे हो, कंसेप्ट को समझते नहीं हो, बातें पूरी नहीं सुनते हो तुम। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ा। क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा, तो बाहर से हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, राइट। अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा तो तुम्हारा जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये पॉइंट लिख लेना स्टार करके, लिखो process of ionization is an endothermic प्रोसेस, या मैं बोलूं एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। ठीक है, लिखा सबने? पहले वाला भी लिख लो जिसका नहीं लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा फर्स्ट वाला वो भी लिख लो। नोटेड? दूसरा भी नोट हो गया? ओके, अभी तो मैंने देखो पीछे डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, क्या पीछे अगर आप डेफिनेशन थर्ड नेम मींस, अच्छा वो आयनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड नेम आपके पास है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तीनों एक ही चीज के नाम हैं। ओके, तो देखो ये जो वर्ड लिखा है अब आपके पास कि किसी भी गैसियस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, मतलब ये जो एटम होना चाहिए वो किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर, ध्यान में रखे जाए। ये किसमें, गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए। अगर ये किसी और स्टेट में हुआ तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। ओके, ऐसे ही जो तुम्हारे पास यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है नॉट बॉन्डेड विथ एनी अदर एटम, नॉट बॉन्डेड विथ एनी अदर एटम, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, विथ एनी अदर एटम, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड ना हो, केवल एक वही प्रेजेंट हो। ओके, तो अब कुछ बच्चों का हो सकता है अभी जो मैंने चीज बोली कि सर फिर आपने बोला कि गैसियस एटम्स हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर हो सोडियम सॉलिड, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए Na सॉलिड है, तो क्या मैं Na सॉलिड से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो क्या उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा? बोलो, Na सॉलिड से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो क्या उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा? नहीं बोल सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Na सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको Na गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में लेकर आना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके बाद इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपके पास बनेगा Na प्लस गैसियस, फिर प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां पर अभी जो एनर्जी लगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे,
आयनाइजेशन एनर्जी, और सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट किया तब जो तुम्हारे पास एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, कोई बताइए। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त जो आपको एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बताइए। आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडो, अरे गायकवाड़, बेटा एंडोथर्मिक नहीं होता, एंडोथर्मिक एनर्जी नहीं होता, प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है, एनर्जी नहीं होता है। बताइए, कोई तो बताओ। उससे ये जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी। भूल गए तुम लोग क्लास 10th का, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन एनर्जी। लास्ट पेज 4-5 सेकेंड। बेटा कैसे काम चलेगा, इतना धीरे लिखोगे तो। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया हमने जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपके पास जो एनर्जी लगी उसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी 1। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके लिए जो एनर्जी लगी उसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी 2। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके लिए जो एनर्जी लगी उसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये बताइए किसी भी एटम के अंदर अब ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा या 3 ज्यादा होगा, बताइए, सोचो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? गुड गुड गुड, ओके। कुछ बच्चों ने आंसर दिया, गायकवाड़ जी ने आंसर दिया, बाकी उन्होंने लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, आदित्य ने आयनाइजेशन एनर्जी 3 बताया है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, अच्छा क्यों भाई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होगा, आप बताइए मेरे को। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होगा? और जो बोल रहे हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्यों ज्यादा होगा, टेल मी। थर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है बुढ़ा के, ये क्या बुढ़ा क्या है? ऑटो टाइपिंग, क्या क्या लिखते रहते हो तुम? बेटा ऑटो टाइपिंग ऐसे बंद रखो, कई बार महंगी पड़ जाती है ऑटो टाइपिंग। देखिए कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होगा, या फिर अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो क्यों ज्यादा होगा। नोबडी इज टेलिंग। चलो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जब तीसरे इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं कि ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाले अपना रीजन दीजिए, उसका रीजन क्या है?
जिन्होंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1 को बोला ज्यादा, बताइए क्यों? टेल मी। अरे बेटा बोल दो, मैं तुम लोग को मार थोड़ी रहा हूं। आके चुपचाप बैठोगे, बैठ के चले जाओगे, क्या फायदा क्लास अटेंड करके ऐसे जाने में? कोई तो जवाब दो। नहीं जवाब दोगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मेरे पास, मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला, वो न्यूक्लियस से दूर है। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जा रहा हूं, देखो M से मैंने क्या बनाया, M से मैंने M+ बनाया, M+ से मैंने क्या बनाया, M2+ बनाया, M2+ से मैंने क्या बनाया, M3+ बनाया। क्या सबको ये चीज समझ में आती है अच्छे से? तो इसको जो M से M+ बनाने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 1। M+ से M2+ बनाने के लिए जो एनर्जी लगी उसको मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी 2। ये यहां पर जो एनर्जी लगी वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 है कि नहीं? मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो अब तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। क्या इसका मतलब यही है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, उनका मेल मिलाप, उनके बीच में तुम्हारा जो प्यार मोहब्बत है वो बढ़ गई, तो तुम्हारे पास उनको अलग करना डिफिकल्ट होगा कि आसान होगा? ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को फिर रिमूव करना, बराबर है कि नहीं? तो अगर रिमूव करना डिफिकल्ट होगा तो तुम्हारे पास एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा? ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में क्या रिलेशन होगा, IE2 बड़ा होगा। फिर मैंने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, उसके बाद मैं जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो जो अट्रैक्शन है वो और इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जेड इफेक्टिव आपका और इंक्रीज कर जाएगा, करेगा कि नहीं? क्या जेड इफेक्टिव आपका और इंक्रीज करेगा? आपका जेड इफेक्टिव और इंक्रीज करेगा तो अब तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट होगा। मतलब IE2 से बड़ा कौन होगा, IE3। IE3 से बड़ा कौन होगा, IE4, एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, क्या बोल सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सक्सेसिव का मतलब जानते हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्या कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। समझ में आएगी नहीं ये बात? बोलो, ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो जिन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोला था, क्या उनको अपनी गलती समझ में आई? क्या उनके भेजे में घुसा? घुस गया, चलिए गुड। तो ये पॉइंट लिख लो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी always goes on, always goes on increasing। रीजन क्या है?
बिकॉज, रीजन भी लिख ही डालो, बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन्स, because as the electrons go out of the atom, the ionic size goes on decreasing, and Z effective increases, thus become difficult to remove, the इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। समझे क्या? जल्दी से नोट करो बच्चों, नोटेड, बहुत नोटेड। क्या हुआ छोटू? चलिए लिख लिया सबने। नेक्स्ट, अब ये बताइए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे, सोच के बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे, एक एक करके। गैसियस स्टेट, बेटा हम तो बात ही गैसियस स्टेट के लिए कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सारे एटम मान के चल रहे हैं कि वो गैसियस स्टेट में है, तभी हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का। सेल नंबर, ओके। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से कैसे भैया? सिग्मा, सिग्मा क्या? अट्रैक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे? और बताओ देखते हैं इसमें। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है कार्तिक। न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव। और बताइए सिग्मा वाला क्या खेल है? ओमकार, सिग्मा का क्या खेल है क्या सिग्मा का खेल? साइज के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। श्रेयस एंड ओमकार, यू सेड सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, हमको पता है। कैसे सिग्मा के ऊपर? मेरे को एक्सप्लेनेशन दो थोड़ा। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे सो न्यूक्लियर चार्ज कम करें। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। सिग्मा तुम शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हो, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मेरे को लगा सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हो। जेड इफेक्टिव सिग्मा पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। और जेड इफेक्टिव अगर उसके साथ, तो सही, बिल्कुल सही है, सिग्मा सही है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर सीधा बोले तो, सिग्मा बोले तो शील्डिंग इफेक्ट, राइट? यही बोलना चाहते हैं? हाँ, गुड, ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। और बताइए और कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही।
पॉजिटिव चार्ज। और कोई? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे? एटॉमिक नंबर पे रेडियस। तो रेडियस और साइज तो एक ही बात हो गई। रेडियस और साइज तो एक ही बात हो गई, हुई कि नहीं? रेडियस बोलूं मैं, कान ऐसे पकड़ूं, घुमा के पकड़ूं, बात तो बराबर ही है ना। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन तो वो तो सिग्मा में इंक्लूड हो गया, वो तो शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा के अंदर ही इंक्लूड हो गया। और बताइए, सोचो, दिमाग लगाओ। ऑर्बिटल्स देखो, दिमाग लगाने पर आया। ऑर्बिटल्स कैसे भैया, बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन ही करिए। ऑर्बिटल्स का कैसे, कौन से ऑर्बिटल्स? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स लिखा आपने तो देखो ध्यान से, अब मैं कुछ बताता हूं आपको। अब मैं बताऊं कुछ? आपने बताया बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए आपने, बहुत सारे फैक्टर बताए। चलिए अब मैं बताऊं क्या? बोलो बच्चों। हाँ, सबसे पहला आपका बस अब जो फैक्टर है, वो आपके पास फैक्टर है एटॉमिक साइज का। किसका फैक्टर? एटॉमिक साइज का। बेटा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, उसके अंदर से, मतलब जो, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, होगा कि नहीं? और अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। बोलते हो, एग्री करते हो क्या? बोलो। मैंने बोला एटम का साइज जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतना ज्यादा होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। मतलब सबसे पहला फैक्टर क्या आ गया आयनाइजेशन एनर्जी के लिए? एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोल सकता हूं? ओके, नेक्स्ट। फिर मैं बात करूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा क्या? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। हाँ, है ना? क्या आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जेड इफेक्टिव के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एनर्जी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जेड इफेक्टिव के साथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला फैक्टर, हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट का। क्या? नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या? शील्डिंग इफेक्ट। बेटा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब तो हम जानते ही हैं। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट का मतलब? रिपल्सन। वो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन जितना ज्यादा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा है मतलब तुम्हारे पास उस इलेक्ट्रॉन को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फिर निकाल सकते हैं क्या? और अगर बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम देनी पड़ेगी। मतलब तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के साथ कैसे डिपेंड करेगा? कैसे डिपेंड करेगा?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ है ना, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब रिपल्सन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। बोल चमका कि नहीं चमका? 3 फैक्टर चमके क्या? अरे बोलो बच्चों, बोलो। हाँ, अब अगला देखो। अब हो सकता है, अभी तो बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने ऑर्बिटल बोला था, एक बच्चे ने ऑर्बिटल बोला था, बोला ऑर्बिटल का मतलब क्या? अरे भैया देखो, ऑर्बिटल तुम्हारे दो तरह के हो सकते हैं, कि हाफ फील्ड हो सकते हैं, हाफ फील्ड हो सकते हैं, और एक फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं क्या? हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं और एक फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। तो आप किस किस टाइप के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? कैसे फील्ड इलेक्ट्रॉन? जैसे कि अगर हम जानते हैं कि हाफ फील्ड, जैसे कि P3, D5, F7, ये सब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। और तुम्हारे पास जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि P6, D10, F14, ऐसे भी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनके अंदर ये तुम्हारे रिलेटिवली बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आया क्या? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, वो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बराबर है क्या? और अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिटल्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ है ना, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में हाफ फील्ड और जो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। पता है कि नहीं? ये क्या है आपके पास? फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और इनमें भी अब कोई पूछे, अब हाफ फील्ड से निकाल रहे हो और फुल्ली फील्ड, तो भी क्या होगा कि फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है? फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है? अनम्यूट। फुल, बिल्कुल सही। आपको क्वांटम नंबर्स के अंदर पढ़ाया होगा कि फुल्ली फील्ड जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं? क्या? फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, एक तो 4 फैक्टर हमने देख लिए अभी तक। कितने टोटल? 4 फैक्टर्स। साइज, जेड इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज योर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? मतलब फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस और नाउ फिर हमने देखा एक और तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप के सबसेल में प्रेजेंट है, और क्या किस टाइप के सबसेल में कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कैसे? जैसे कि जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में से निकाल रहे हैं, कि पी सबसेल से निकालते हैं या डी सबसेल से निकालते हैं या एफ सबसेल से निकालते हैं, इसके ऊपर भी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी भैया? एस सबसेल क्या होता है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। एस सबसेल क्या होता है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? बोलो, देनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर पी सबसेल थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूरी रखता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा। और डी सबसेल वो तुम्हारा और थोड़ा दूर होता है क्या? तो यही इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। वो किस पे? कि न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा मतलब उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, तो तुम्हारे पास उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज्यादा
डिफिकल्ट होगा। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। समझे क्या? बोलो। तो हम लिखना शुरू करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। बोलिए। तो मैंने 5 फैक्टर समझाए, टोटल 5 फैक्टर्स हैं आपके पास। वो पांचों फैक्टर समझ में आए कि नहीं? नहीं आए तो बहुत बढ़िया, अगर आए तो और भी बढ़िया। चलिए देखिए। देखिए सबसे पहले अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हम फैक्टर की बात करें तो तुम्हारे पास जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? आपका एटॉमिक। पहला है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के साथ कैसे? अभी जस्ट मैंने बताया कि तुम्हारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइज के। बराबर है कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि साइज जितनी ज्यादा होगी, तो ये रीजन भी लिखवाऊं क्या कि ग्रेटर इज साइज, ग्रेटर इज साइज। तुम्हारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जल्दी से लिखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन will face less attractive forces, less attractive forces, attractive forces by nucleus, और उससे आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा। ओके। हाँ, तो फिर हाइड्रोजन का एनर्जी होगा ना सर सबसे ज्यादा? नहीं, मैं ना ना आएंगे, उस पर भी आएंगे। जो सेकेंड फैक्टर है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी को जो अफेक्ट करता है वो क्या है? आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर क्या होता है आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है? ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जेड इफेक्टिव या फिर हम बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। पॉइंट थ्योरी लिखवाने की जरूरत है क्या अननेसेसरी? ध्यान में रख सकते हो। ऐसे स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत है क्या? कॉपी भरेगी एक्स्ट्रा फालतू में? टेल मी। नहीं ना? गुड, समझदार बच्चे हैं। थर्ड जो है आपके पास वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है आपका? शील्डिंग इफेक्ट। मतलब तुम्हारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, तुम्हारे पास जितना ज्यादा रिपल्सन फील होगा उतना एनर्जी कम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है आपकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? शील्डिंग इफेक्ट के। बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों।
देन अगला फैक्टर नेक्स्ट, चलिए वो भी लिख लेते हैं। हाँ तो इसको लिखो जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, फटाफट नोट कर डालो। नेक्स्ट अब हमारे पास जो फैक्टर है वो है फोर्थ फैक्टर। वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ फोर्थ फैक्टर बोले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिख लो इलेक्ट्रॉनिक, फोर्थ फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है? तो तुम्हारे पास हाफ फील्ड एंड जो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा तो वही रीजन है। तो लिखो इसको, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन are more stable than other electronic configurations वो क्या होते हैं? बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव, उनके अंदर से तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ये लिख सकते हैं कॉमा, दे रिक्वायर मोर एनर्जी, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दे रिक्वायर व्हाट? मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और हाफ फील्ड में और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स अगर ये दोनों प्रेजेंट हो तब आपको आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो किसकी ज्यादा होती है? फुल्ली फील्ड की, क्योंकि फुल्ली फील्ड तुम्हारे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुल्ली फील्ड orbitals वो ज्यादा होगी किससे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। यस और नो? टेल मी। बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड पॉइंट फॉर 5 सेकंड के लिए ही ना, बस चलिए लीजिए 5 क्यों, हम आपको 10 सेकंड देंगे। दे विल रिएक्ट orbit if we remove electron from noble gas, they will react ऑर्बिट मतलब क्या इसका? रिएक्ट और नोट? अच्छा नहीं, नोबल गैसेस से तुम्हारा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत रेयरली हमको कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। अभी आजकल नोबल गैसेस में हार्डली देखो जीनॉन के कंपाउंड्स देखने को मिले हैं, बाकी और किसी के अभी तक हमको कंपाउंड्स देखने को नहीं मिले। जीनोन के नोबल गैसेस में केवल जीनोन है जिसके हमको कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले हैं,
वो भी काफी अलग हाई कंडीशंस के ऊपर हमको, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर उसके कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशंस पे जिनॉन के कंपाउंड्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए जो नेक्स्ट फैक्टर है अब आपके पास, अगला जो हमारे पास फैक्टर है नेक्स्ट, पांचवा फैक्टर, फिफ्थ वी हैव इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर से मेरा कहने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम के अंदर तुम्हारे पास कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक होता है, एस ऑर्बिटल, मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है, तो बस उसी का मतलब है पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो कि इन एनी एटम, इन एनी एटम, in any atom, s orbital is nearer to nucleus as comparison to P, D and F orbitals, S ऑर्बिटल बाकी के P, D एंड F ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा पास होता है, नजदीक होता है। तो इसलिए देयरफॉर, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर व्हाट, ग्रेटर एनर्जी will be required to remove electron from s orbital, बराबर है कि नहीं? तो इनको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या होगा, एस, देन उसके बाद बोलो बच्चों, हैं मत बोले नहीं दरिए बेटा, हमारी भी आंखें दर्द करने लग गई है इसके कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे। एस पी डी एफ, तो नींद ही दिलवा रहा हूं तुम लोगों को कि नींद आ जाए, मैं चाहता हूं कि नींद आ जाए तुम लोगों को। सोना भी चाहिए ना, सोना जरूरी है, कितना पढ़ोगे? नहीं, बच्चे हो ना अभी, कितना पढ़ोगे? इतना अनर्थ बच्चों के साथ अभी से इतना पढ़ना पड़ रहा है। पेनिट्रेशन, हाँ सुना रहे ना? तो देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पेनिट्रेशन पावर के, समझे? हाँ तो यही है लोरी, 5 लोरियां मैंने सुनाई अभी। पहली लोरी क्या थी, एटॉमिक साइज की, समझा? यस, पहली लोरी किसकी थी, एटॉमिक साइज की। तुम्हारे पास जिसकी एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम लगेगी, राइट? दूसरा लोरी तुम्हारे पास किस चीज का था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, किसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव का। तो तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। थर्ड आपके पास जो लोरी थी वो कौन सी थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की, किसकी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट का कैसे, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान, राइट? देन आईपी, ओ माय गॉड, आईपी क्या है बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल,
आईपी इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो मैंने यही तो, और आईई, ये लो आईई लिख देता हूं। हाँ दोनों एक ही बात है, शुरुआत में ही मैंने लिखवाए थे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये सब लिखा हुआ मिले तो डरने का नहीं, समझे क्या। चलिए, तो ये हमारे पास ऐसे टोटल 5 फैक्टर्स थे। ओके, सबको समझ में आया। सबको समझ में आया पक्का। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब तुम्हारा पीरियोडिक टेबल कैसे वेरी करता है अपने पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है ग्रुप में, पीरियड्स में, उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ, ओ माय गॉड, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ ionization energy in periodic table, in pt means periodic table, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। बताइए थोड़ा, आप लोग बताइए कैसे वेरी करता होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूं। हाँ बताइए। हम्म, decreases down the group, increases across a period। हम्म, बीच में मैसेज आ रहे हैं तो बेटा क्या करें। अच्छा, स्क्रीन के बीच में मैसेज मैसेज भी दिखाई देते हैं क्या। अनम्यूट के, अच्छा ओके, तो ये लो फिर म्यूट रहो तुम लोग। बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, कौन बताएगा, अपना हैंड रेज करे, उसको फिर हम अनम्यूट करेंगे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसको अनम्यूट करेंगे, कौन बताएगा। ओके, श्रेयस जी बताना है, चलिए बताइए श्रेयस। Increases across a period and decreases down the group. वाई, वाई, ऐसा क्यों। Sir, across a period, electrons की बोने, हाँ इसीलिए सिग्मा हाँ, सिग्मा बढ़ता जाएगा। चलो कोई बात नहीं। And atomic radius decrease. और डाउन द ग्रुप, Down the atomic radius increase होता है, इसलिए less potential energy is required. गुड। हाँ समृद्धि बोलो। समृद्धि संदीप काटे, काटे बोलो। बोलो, अरे हैंड रेज किया है तो बोलो अब। Sir, हाँ sir, हाँ हाँ बोलो। sir, the ionization energy decreases down the group because the valence electrons are away from the nucleus, and therefore they experience greater shielding effect. ओके ओके, और कुछ। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, क्या ऐसे ही बोल दें कि साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, ऐसा बोल सकते हैं।
इसी पॉइंट को मैं देखो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसे ही बोल दूं कि भैया सिंपल आयन नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, बड़े आसानी से निकाल के ले जाओ, बोल सकते हैं क्या? चलो हाँ, और फिर डाउन तुम्हारे अक्रॉस द पीरियड बताओ। अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द पीरियड कौन बताएगा? अरे सब लोग एफर्ट लगाओ। हाँ गुड, कोई तो अनम्यूट कर रहा था। नहीं बता रहे हो, अरे बताओ। हाँ Energy increases because across the period the energy increases because the Z effective charge increases. जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। सही सर, पीरियड में इसने बच्चे ने बोला है कम होता है, बीच में स्टेबल एलिमेंट्स में बढ़ेगा और एंड में नोबल गैस पर बढ़ेगा। देखो ध्यान से, गुड अथर्व, गुड। देखो ध्यान से, अब तुम्हारा मैं बताता हूँ वेरिएशन। अगर हम पीरियड की बात करें किसी एक नॉर्मल पीरियड में, तो नॉर्मल पीरियड में लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो क्या होता है आपका जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है कि नहीं? करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो नॉर्मली लेफ्ट से राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, हाँ है ना। और टॉप से बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम है। एक बच्ची ने ये डाला कि आयनाइजेशन एनर्जी इज सेम इन डी ब्लॉक। ओ माय गॉड बेटा, बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना तो जेड इफेक्टिव में ज्यादा वेरिएशन है, ना साइज में ज्यादा वेरिएशन है। तो उनके केस में हमारे एक जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं है, मतलब एग्जैक्ट सेम भी नहीं है लेकिन ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है। समझे क्या? तो हम बात करें, पॉइंट लिखें। देखो सबसे पहला पॉइंट कि तुम्हारे पास इन ए पीरियड लेफ्ट से राइट जाने के ऊपर, लेफ्ट टू राइट, सीधा मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या, लेफ्ट से राइट जाने पर तुम्हारे पास नॉर्मली क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज व्हाट? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है, हाँ है ना। और मैं साथ में ये भी बोल सकता हूं कि साइज भी लेफ्ट से राइट का वेरिएशन हम देख चुके हैं, एंड साइज डिक्रीजेस। दोनों फैक्टर देखो आयनाइजेशन एनर्जी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाने पर नॉर्मली जो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो समझ में आया कि नहीं? आया? यप, ओके। देन अब मैं बात करता हूं ग्रुप के अंदर, इन ए ग्रुप, क्या? इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर, मतलब जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, नॉर्मली जो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी है, नॉर्मली
जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आपकी साइज क्या करती है, साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीजेस। राइट, यस और नो, हाँ या ना, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये था तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन एक पीरियोडिक टेबल में। तो अब हम बात करें, आपसे मैं कुछ पूछूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? किसी बच्ची ने आंसर दिया हीलियम की, हीलियम की, हीलियम की। बेटा लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से सबसे राइट में सबसे टॉप मोस्ट में कौन है? हीलियम। हाँ है ना? तो हीलियम का हाइड्रोजन बेटा कैसे मारेंगे? वहां नीचे कान के घुमा के, ऐसे मारेंगे कान के घुमा के। हाइड्रोजन कैसे भाई? लेफ्ट, मैंने बोला लेफ्ट से राइट जाओ और सबसे टॉप में देखो कौन होता है? हीलियम ही होता है ना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक। वो नोबल गैस, और किसी भी पीरियड में, अब सोच के बताना, किसी भी पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किनका होगा? किसी बच्ची ने नोबल गैस लिखा तो वो नोबल गैस किसी पीरियड में होगा। मैंने पूछा था पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा किसका? नोबल गैसेस। अब मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं, बताना मेरे को बच्चों कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? ये लिखा है हाइड्रोजन। बेटा मारेंगे। कैल्शियम ये कौन सा एलिमेंट होता है? ओजी। तुम कैसे भैया ओजी? कार्तिक, ओजी कौन सा एलिमेंट है? अरे मेरी बात तो सुनो भैया, तुम पागल कर दोगे मेरे को। मैंने बोला पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? थोड़ा दिमाग लगाओ, सामने लिखा है। लेफ्ट से राइट में तो इंक्रीज करता है, टॉप से बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है। थोड़ा भेजा लगाओ, भेजा दौड़ाओ, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? बेटा नहीं, मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल बोली है, पूरी पीरियोडिक टेबल। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे सबसे पहले तो लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले में कौन होते हैं? एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स में भी सबसे नीचे कौन होते हैं? सीजियम। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फ्रेंशियम को नहीं का बात करेंगे क्योंकि फ्रेंशियम क्या है आपका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडियो, हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, समझे क्या? किसकी? हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कदापि बात नहीं करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, समझे क्या? तो कुछ लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन, कुछ बोल रहे हैं हीलियम, फ्लोरीन, ओजी। ओजी लो जी, सुनो जी, बात लो। तो समझे क्या जी? कौन है जी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सीजियम। फ्रेंशियम नहीं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने ओजी लिखा था, किसी ने हाइड्रोजन लिखा, किसी ने लिथियम लिखा, तो उनको अपनी गलतियों से कुछ सीखने को मिला क्या? तो लिखना चाहो तो लिख लो कि तुम्हारे पास मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीटी पीरियोडिक टेबल, वो किसकी है? हीलियम की। और मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी
इन पीटी पीरियोडिक टेबल वो किसकी है? आपके सीजीएम की। अब देखो इसीलिए तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। कितने लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नाम सुना है? हाँ, एक बच्चे ने नाम सुना है, दो ने सुना है। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं कि हमारे पास देखो ये एक मेटल का सरफेस होता है, मेटल के सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, फोटोन को इंसिडेंट करते हैं, बराबर है। वो फोटोन वो और एटम क्या करता है, उस फोटोन को लेता है और इलेक्ट्रॉन फुक से भाग जाता है, बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के तुरंत निकल जाता है। यही होता है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? हाँ, फोटोन, सनलाइट नहीं, कोई भी फोटोन, किसी भी एनर्जी का फोटोन को हम डालते हैं तो मिनिमम एनर्जी एक रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को लेकर के फोटोन तुरंत रफू चक्कर हो लेता है, बराबर है कि नहीं? तो सबसे कौन से मेटल को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज करेंगे? कैसे मेटल को यूज करेंगे कि भैया जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़े, और सबसे कम एनर्जी किसके अंदर देनी पड़ेगी? सीजियम के अंदर, है ना? सीजियम के अंदर सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तुम्हारे पास यूज करने के लिए सीजियम आपका बेस्ट मेटल है, इसलिए फोटोकेमिकल सेल्स में सीजियम का यूज होता है। समझे क्या? हाँ, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, फोटोकेमिकल सेल्स में यूज करते हैं। फोटोकेमिकल, इसलिए हम इनको सेल्स में यूज करते हैं। एटॉमिक रेडियस का रह गया, क्या रह गया? रज भैया बताइए क्या रह गया, ये नोट करो जल्दी से। अच्छा, उसमें भी कोई कौन सी बड़ी बात है, वो भी सेम ही है, वो तो इतना तो लगा सकते हो, अब थोड़ा तो ना दिमाग लगा लोगे। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बोलूं कि सेकेंड पीरियड में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड में बताओ भैया कौन कौन से एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में भैया आपके पास एलिमेंट है कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इनको इनके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो, करिए दिमाग लगा के। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाएंगे। लिथियम का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s1, 1s2, 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1। बेरिलियम के लिए क्या होता है? 2s2। बोरॉन के लिए क्या होता है? 2s2 2p1, 2s2 2p1। देन कार्बन के लिए क्या होता है? 2s2 2p2। फिर आपके नाइट्रोजन के लिए क्या होता है? 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है भैया? 2s2 2p4। और फ्लोरीन के लिए क्या होता है? 2p5, 2s2 2p5। और नियोन के लिए क्या होता है भैया आपके पास? 2s2 2p6। अब बताइए, अरेंज करिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को इनके आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फटाफट करिए, जल्दी करके बताइए। करके बताइए जल्दी। टेक योर टाइम।
किसी को कुछ बोलना है तो बता सकते हैं। सृष्टि गायकवाड़ ने लिखा है, बेटा अभी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हारा। फ्लोरीन का सबसे कम है कि ज्यादा है? हाँ बेटिया, फ्लोरीन का सबसे कम है कि ज्यादा है? इंक्रीजिंग है तो बेटा गलत है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है ना। तो आप सबसे लेफ्ट में कौन है? लिथियम है। और आप उसका सबसे राइट। हाँ, समृद्धि संदीप काटे, गुड। कोशिश अच्छी है लेकिन गलत है। कोशिश अच्छी है लेकिन गलत है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। देखो, अब इनके ऑर्डर निकालने के मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवा तो दिए। अब बोलोगे इस पॉइंट्स में आपको कितने भी लिखवा दूं नोट्स में, आप उससे क्वेश्चंस जब तक दिमाग नहीं लगा पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। भले ही नोट्स कितने भी अच्छे बना ले, थ्योरी कितनी भी अच्छी लिख लें, एट दी एंड आपके मैटर करेगा आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है। अथर्व सस्ते गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, तुम्हारा आंसर भी सृष्टि गलत है, गलत। अभी तक सबका आंसर गलत आया है। जल्दी से आंसर दीजिए। अथर्व सस्ते ने आंसर दिया है, श्रेयस ने, सबका गलत है, गलत। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सबका गलत है। सब ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान में रखो। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए कंसेप्ट आते हुए भी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग अक्रॉस ए पीरियड। अरे माई, अरे मेरी काकी, ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी ये लिखा है क्या? ऊपर का साइन है मतलब ये डिक्रीज होता है क्या? ऊपर की साइन का मतलब? हाँ, अरे बोलो। हाँ 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 हाँ, अस्थार सस्ते, थोड़ा सा तुम राइट ट्रैक पे जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा राइट ट्रैक पे, थोड़ा थोड़ा सोचने की तरफ जा रहे हो। साइज, अरे कैसे साइज इंक्रीज कर रही है मेरी काकी? बताओ, देख साइज तो मैंने लिखा भी है, डिक्रीजेज, लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज क्या करती है? डिक्रीज करती है ना। ओमकार गलत है, ओमकार तुम्हारा गलत है, हर्षा तुम्हारा भी। अठारह सस्ते थोड़ा सा सही डायरेक्शन में सोचे हो, लेकिन अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया है किसी भी बच्चे का। सब लोग आंसर दीजिए भाई।
बेटा सर नहीं फोड़ना है अपना खुद का। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सर मत फोड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट के 2 मिनट दिया हुआ हूँ तुम लोगों को, तुम ही लोग को सोचना है, मैं थोड़ी ना सोचूंगा। सृष्टि गायकवाड़ गलत है। अथर्व गलत है। गलत है। गलत गलत है। सोचो, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो ये। वो स्लाइड्स दिखाओ, लीजिए बेटा, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बस स्लाइड देखना है तुमको, तुम स्लाइड लो देखो। अब देखो सुनो, बहुत देर हो गया, कुछ नहीं हो रहा, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, बेवकूफ लोग। वेट ही कर रहे हैं कब से। चलो 1 मिनट और दिया सबको। ओमकार, नियोन लिखा आपने, लिथियम उसके बाद कहां से आया? अरे फक, गलत है। लिथियम का तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है रे, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और सबसे लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट वाला को तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा ना, तो उसको तुम आगे में ले आया उठा के, कैसे? पर फुल्ली लिथियम में कहा फुल्ली फिल्ड है भैया, लिथियम में कहा फुल्ली फिल्ड है, देखो 2s1 है, 2s1 को फुल्ली फिल्ड बोलते हैं। झूठ का बुड़बक का, कुछ भी बात करते हो। पगला गए हो क्या? ओके, सस्ते डिक्रीजिंग, राइट, अथारो सस्ते, बिल्कुल राइट। आपने लिखा डिक्रीजिंग, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। अथारो का एक बच्चे का करेक्ट आंसर आया, गुड। अब मेरे पास चॉकलेट नहीं है, अब यहां होते तो हम चॉकलेट दे देते, अगर आपने ईमानदारी से किया है तो आपको अभी हम चॉकलेट देते, लेकिन अभी आप यहाँ पे नहीं है, तो आपका चॉकलेट जो है, याद रखना आपको चॉकलेट लेनी है, जब भी खुलेगा तो आप चॉकलेट ले लेना अपनी, 1 रुपए की जो 16 टॉफी आती है ना, वो दूंगा। देखिए ध्यान से, अब सब एक बच्चे का आंसर करेक्ट आ गया, इसका मतलब अब आ सकता था। देखिए बेटा, हमारे पास तरीका बिल्कुल से आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या कि हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नियोन का होना चाहिए, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ब्रोमीन का, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम का। कितने लोग यही सोचते हैं? यही सोचते हैं ना? लेकिन देखो ध्यान से, मैंने एक चीज बोली बेटा कि कौन कौन से फैक्टर्स थे। ये हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है?
हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो इसका आयनाइजेशन ये जंप करके किसके आगे? ऑक्सीजन के आगे। और ऐसे ही ध्यान से देखो, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या है? देखो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग में फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये एक आगे जंप कर जाएंगे। तो तुम्हारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर कैसा मिलेगा? सबसे ज्यादा नियोन का, फिर किसका? फिर आपका फ्लोरीन का, फिर आपका किसका? ऑक्सीजन का, फिर आपका सॉरी ऑक्सीजन नहीं, उसके बाद किसका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जंप करके आगे आ गया, नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन आएगा अब? बेरिलियम, और उसके बाद बोरॉन, फिर लिथियम। तो पूरी एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ये तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो सेकंड पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? लिथियम की, और सबसे ज्यादा नियॉन की। तो ध्यान रखना, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है? नोबल गैसेस की। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? एल्कली मेटल्स की। ओके, समझा क्या? बोलो, ऑर्डर समझ में आया? तुम लोग कहां गलती कर रहे थे? जो फोर्थ पॉइंट था वो कहां पे था कि तुम्हारे पास फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड वाला, वो यहां पर नाइट्रोजन में क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो जंप करके उसमें थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो थोड़ा सा जंप करके ऑक्सीजन के आगे आता है। इतना भी आगे मत पहुंचा देना कि बहुत आगे पहुंचा दिए और पता चला नियोन के जस्ट बाद। एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन जस्ट आगे वाले से, ओके, जस्ट एडजेसेंट से। फटाफट इसको नोट करिए। उसके बाद अब तुम्हारा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालो। ये कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? IE1, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी का ऑर्डर है ये। कौन सी एनर्जी का ऑर्डर है ये? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी का ऑर्डर है ये। समझे क्या? अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर खुद से लिखो। अब आई होप कुछ तो चमका होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं गलती नहीं करोगे थर्ड पीरियड वाले में। हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि। लिखो जल्दी। अब ऑर्डर बताइए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का। तो अब अरे सब बोले अरे सर क्या पूछ रहे हो, थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स कौन से हैं, हमको तो वही नहीं पता। तो कोई बात नहीं, देखो थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। यही आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s1, वैलेंस शेल का 3s1, फिर ओहो सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का 3s1, इसका 3s2, इसका 3s2 3p1, इसका 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। ओके, निकालिए। कार्तिक होले बिल्कुल सही है। तुमने पिछले वाला कंसेप्ट भी नहीं सीखा। पिछले वाला सीखा क्या तेरे को? नाइट्रोजन फैमिली वाला, जो सॉरी सेकंड पीरियड के एलिमेंट का सही तेरे को समझ में आया? अभी भी और राइट हुआ है। अगर सेकंड पीरियड का सही समझ में आया तो अभी थर्ड पीरियड में तुमने सीधा गलत क्यों किया? पूरा पूरा गलत किया तूने। अथर्व इनामदार बिल्कुल सही है। अभी भी और राइट हुआ है। मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर है पर एस के पहले पी। क्या है एस के पहले पी? एस के पहले पी मतलब पता नहीं अब क्यों डाला है तुमने एस के पहले पी। अब ऐसे इच्छा से तो नहीं चलता है, एस के पहले पी में डाल दो, ऐसे तो नहीं चलता है। अपनी इच्छा से ऐसे चीजें नहीं चलती। कौन है हाफ फिल? तुमने ये चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, हाफ फील्ड वाले पे। समृद्धि गलत किया तुमने। सृष्टि तुम्हारा सही है। और किसका? ओम का भी सही है। ओम भोसले सही है। हर्षा तुम्हारा नाम कहाँ भाग गया? हर्षा 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 ऊपर चला गया। एक मिनट। सही है हर्षा तुम्हारा भी। यस गोकुल घोरपड़े सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल का सही है। बताना है क्या? लेफ्ट से राइट जाते हैं। साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लेफ्ट से राइट जाने में क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, राइट? तो
तुम्हारे पास सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, क्लोरीन का, देन सॉरी आर्गन का, देन क्लोरीन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि देखो ध्यान से, फास्फोरस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो वो जंप करके किसके आगे आएगा, सल्फर के आगे। समझा क्या। और ऐसे सेम टू सेम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर तुम्हारे पास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी जंप करके एल्यूमिनियम के आगे आएगा। तो तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या देखने को मिलेगा, आर्गन, आर्गन के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद कौन मिलेगा, सल्फर, सॉरी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद आपका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद सोडियम। समझे क्या, जल्दी से नोट करो इसको। तो अब इस यहां पर स्टार करके पॉइंट लिख लो, क्या, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, एक पीरियड के अंदर नोबल गैसेज हैव, नोबल गैसेज हैव in a period noble gases have highest first ionization energy, हाईएस्ट फर्स्ट, ये किस एनर्जी का ऑर्डर है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है ये उसका ऑर्डर है। और पूरे पीरियड में सबसे लोएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड, जो सबसे लोएस्ट है तुम्हारे एल्कली मेटल्स के लिए है। एल्कली मेटल्स देख भी सकते हैं क्या, एल्कली मेटल्स हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। और कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम क्लास एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, तो अब हम लोग यहीं पर क्लास एंड करते हैं आज। जल्दी से फटाफट नोट डाउन करिए। और किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, ओह माय गॉड। चलिए तो फिर ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग आज। ओके, गुड नाइट। ओके, अरे बोलो भाई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो।